आज हम बात करेंगे उस एक मशीन की जिसने, सच कहूं तो, हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो सवाल ये उठता है कि गिनती करने वाला एक मामूली सा टूल कुछ ही पीढ़ियों में कैसे एक ग्लोबल सोचने वाले नेटवर्क में तब्दील हो गया। इसकी जड़ में है एक बहुत ही बुनियादी इंसानी ख्वाहिश। ये ख्वाहिश थी कैलकुलेशन को और तेज और छोटा और सस्ता बनाने की। तो हमारी ये कहानी ये बिजली या सिलिकॉन चिप से शुरू नहीं होती, नहीं, ये शुरू होती है मोतियों से, गियर से। इसकी वजह थी एक बहुत ही सीधी सी ज़रूरत, अपनी उंगलियों की गिनती से आगे जाने की ज़रूरत। देखिए, आज से हज़ारों साल पहले चीन में अबेकस आया। फिर 1642 में ब्लेज पास्कल ने गियर और पहियों वाला एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, पैस्कलाइन। और फिर चार्ल्स बैबेज का वो क्रांतिकारी आइडिया, एनालिटिकल इंजन। तो आप देख रहे हैं, प्राचीन अबेकस से लेकर पास्कल के कैलकुलेटर तक जो भी शुरुआती तरक्की हुई ना, वो सब की सब मैकेनिकल थी। मतलब हर काम पुर्जों की मदद से हो रहा था। और जब हम चार्ल्स बैबेज की बात करते हैं तो उन्हें कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि ये उपाधि उन्हें किसी ऐसी मशीन के लिए नहीं मिली जो उन्होंने सच में बना दी हो, बल्कि उस एक जबरदस्त आइडिया के लिए मिली जिसकी उन्होंने सिर्फ कल्पना की थी। तो क्या था वो आइडिया? वो था उनके एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन। देखिए, 19वीं सेंचुरी की इंजीनियरिंग की वजह से ये कभी पूरी तरह बन तो नहीं पाया, लेकिन इसने कंप्यूटर के 4 सबसे ज़रूरी कामों का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। इनपुट यानी डेटा अंदर डालना, प्रोसेसिंग यानी उस पे काम करना, स्टोरेज यानी उसे याद रखना, और आउटपुट यानी नतीजा देना। कमाल की बात है ना, आज भी हर कंप्यूटर इन्हीं 4 सिद्धांतों पर काम करता है। अब तक सब कुछ मैकेनिकल था, गैर और पुर्जे। लेकिन असली क्रांति, असली गेम चेंजर तब आया जब इन गैर और लिवर की जगह ली इलेक्ट्रॉन्स के बहाव ने। और यहीं से कंप्यूटिंग का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। और इस दौर का पहला हीरो था ENIAC। 1946 में आया ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सच में एक चमत्कार था। सोचिए, एक पूरे कमरे के बराबर का दिमाग जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थीं, और ये 1 सेकंड में 5,000 जोड़ घटाव कर सकता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो कमी क्या थी? वो ये कि ENIAC एक बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर तो था, पर हर नया काम करने के लिए हजारों तारों और स्विच को हाथ से बदलना पड़ता था। सोचिए, मतलब हर बार नई डिश बनाने के लिए आपको पूरी की पूरी रसोई ही नई बनानी पड़े। इसमें कई कई दिन लग जाते थे। तो इस मुश्किल का हल निकाला डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन ने। उनका आइडिया बहुत ही क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, हार्डवेयर क्यों बदलना, हम निर्देशों को यानी प्रोग्राम को डेटा के साथ ही कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। अब नया काम करने के लिए सिर्फ प्रोग्राम बदलना था, तार नहीं। बस इस एक आइडिया ने कैलकुलेटर को असली वर्सटाइल कंप्यूटर बना दिया। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिस पर आज का हर कंप्यूटर चलता है। तो अब जब स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आ गया तो एक नई दौड़ शुरू हुई। ये दौड़ थी कंप्यूटर को और छोटा और तेज और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की। और इस सफर को हम 5 अलग-अलग पीढ़ियों या जनरेशन्स में देख सकते हैं। पहली पीढ़ी में थे बड़े बड़े गर्म वैक्यूम ट्यूब। फिर आई दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर के साथ, जो छोटे और ज्यादा भरोसेमंद थे। तीसरी पीढ़ी में आए इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एक ही चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर। चौथी पीढ़ी ने हमें दिया माइक्रो प्रोसेसर, यानी पूरा का पूरा CPU एक चिप पर। और अब हम 5वीं पीढ़ी में हैं, जहां फोकस स्पीड से ज्यादा इंटेलिजेंस यानी AI पर है। तो हर पीढ़ी में एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसने पुर्जों को छोटा और पावरफुल बनाया। और ये बदलाव कितने बड़े थे, इसका अंदाजा लगाइए। जब दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आए ना, तो कंप्यूटर सीधे 1000 गुना तेज हो गए। 1000 गुना। और यहीं से वो जबरदस्त रफ्तार शुरू हुई जो आज तक नहीं रुकी है। लेकिन वो पीढ़ी जिसने सच में दुनिया बदल दी, वो थी चौथी पीढ़ी। वजह? माइक्रो प्रोसेसर। इसी एक चिप ने एक पूरे कमरे में समाने वाली मशीन की ताकत को उठाकर हमारी डेस्क पर रख दिया। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर यानी PC का जन्म हुआ। और कंप्यूटर बड़ी बड़ी लैब्स से निकलकर हमारे घरों और ऑफिस तक पहुंच गया। तो ठीक है, अब हमारे डेस्क पर एक पर्सनल कंप्यूटर तो आ गया, लेकिन हम इससे बात कैसे करें? हम इससे अपनी बात कैसे समझाएं?
ये पूरी बातचीत होती है इनपुट और आउटपुट के एक लगातार चलने वाले लूप के जरिए। हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड और माउस जैसे डिवाइसेस से, कीबोर्ड जिसे क्रिस्टोफर शोल्स ने बनाया और माउस जिसे डगलस एंगलबार्ट ने, और फिर कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है मॉनिटर पर सॉफ्ट कॉपी में या प्रिंटर से हार्ड कॉपी में। ये डिवाइस तो जैसे हमारे हाथों का ही एक हिस्सा बन गए हैं। पर एक पेंच है, हम जो भी लिखते या क्लिक करते हैं वो हमारी भाषा में होता है। कंप्यूटर इसे सीधे सीधे नहीं समझता, उसकी अपनी भाषा है, मशीन कोड। तो हमारी भाषा और मशीन की भाषा के बीच के इस गैप को भरने के लिए कुछ खास प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती हैं जिन्हें हम ट्रांसलेटर कहते हैं, जैसे कंपाइलर जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, या इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन काम करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर बन गया, वो हमारी भाषा भी समझने लगा, लेकिन हमारी कहानी का आखिरी और शायद सबसे ज़बरदस्त मोड़ तब आया जब इन अलग अलग दिमागों को एक साथ जोड़ा गया, एक ग्लोबल नेटवर्क में। यहीं से जन्म हुआ इंटरनेट का। अब इतने सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने का जादू क्या है? ये जादू है एक प्रोटोकॉल में, जिसका नाम है TCP/IP। इसे रॉबर्ट कान और विंटन सर्फ ने बनाया था, जिन्हें फादर ऑफ द इंटरनेट भी कहते हैं। इसका आइडिया बड़ा कमाल का है। ये किसी भी जानकारी को छोटे छोटे नंबर वाले पैकेट में तोड़ देता है, बिल्कुल पोस्टकार्ड की तरह। हर पैकेट नेटवर्क में अपना रास्ता खुद ढूंढता है और मंजिल पर पहुंचकर वापस जुड़ जाता है। इससे एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनता है जो कभी फेल नहीं होता। तो ये सब शुरू हुआ ARPANET से, जो इंटरनेट का पूर्वज था। लेकिन इस नेटवर्क को हम सबके लिए आसान बनाया टिम बर्नर्स-ली ने। 1989 में उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब, HTML और हाइपरलिंक्स का आविष्कार किया। इन्हीं हाइपरलिंक्स की वजह से हम एक क्लिक में एक पेज से दूसरे पेज पर जा पाते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। ये इंटरनेट की फ़ोन बुक की तरह है, जो google.com जैसे इंसानी नामों को कंप्यूटर के IP एड्रेस में बदलता है। टिम बर्नर्स-ली ने खुद कहा था, शुरुआती मकसद तो बस कुछ रिसर्चर्स को जानकारी शेयर करने का एक जरिया देना था, लेकिन आज वेब एक ग्लोबल ब्रेन, एक वैश्विक मस्तिष्क बन गया है। और ये बात कितनी सही है। एक छोटे से टूल से शुरू होकर ये आज पूरी मानवता की एक सामूहिक चेतना बन चुका है। तो एक मामूली से अबैकस से शुरू होकर आज हम एक ग्लोबली कनेक्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक चीज़ की तलाश में, तेज़, छोटे और सस्ते कंप्यूटेशन की तलाश में। इस खोज ने हमारी दुनिया की शक्ल ही बदल दी। और अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे बनाए हुए ये टूल्स न सिर्फ गणना करते हैं, न सिर्फ संवाद करते हैं, बल्कि अब सोचना भी शुरू कर रहे हैं। तो सवाल यही है, इस इंसान और मशीन की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा?